नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन को देख लिया था, अब देखते हैं आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी से लगभग 8 माह, 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ था, 8 माह तक ही शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी हुआ। लाहौर के तुर्की सरदारों ने लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। उस समय भारत में योग्य शासक की आवश्यकता थी, जबकि आराम शाह अयोग्य शासक था। तो स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में सिपह सालार आमीर दाद और दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बदाऊं के सूबेदार का पद के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। यह दिल्ली आकर सत्ता को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में सिपह सालार जब ये आयोग था तो सभी ने इनको आमंत्रित किया। सिपह सालार और इनको आमीर दाद के नाम से जाना जाता है। जब इनकी जानकारी आराम शाह को हुई तो आराम शाह दिल्ली प्रस्थान किया। जब दिल्ली प्रस्थान किए तब इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में अमरोहा के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर मार डाला और दिल्ली आकर 1211 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। इस प्रकार आराम शाह मात्र 8 माह तक ही शासन कर पाया था। इसके बाद दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी जात थी इलबरी जाति। यह इलबरी जाति का तुर्की मुसलमान था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्की मुसलमान था। इसका वंश था शमसी वंश। इसके दास था, यदि किसका दास था तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दास था। इनके पिता का नाम इलाम खां था। राजधानी इनकी थी दिल्ली। गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इल्तुतमिश के गुरु का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इल्तुतमिश को बचपन में उनके भाइयों ने मेले में ले जाकर बेच दिया था। इनके भाई थे, इन लोगों ने इल्तुतमिश को मेला में ले जाकर के बेच दिया। 2 लोगों के पश्चात जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। 2 लोगों के बाद जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश को खरीद लिया और उसे सैन्य शिक्षाओं को देने के पश्चात गजनी ले गया, किंतु मुंह मांगी रकम न मिलने के कारण जमालुद्दीन ने मोहम्मद गोरी को नहीं बेचा। इसलिए मोहम्मद गोरी गजनी में इल्तुतमिश के विक्रय पर नहीं बेचा। तो मोहम्मद गोरी ने गजनी पे इल्तुतमिश के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह इनको आज के बाद कोई नहीं खरीदेगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अन्हिलवाड़ के युद्ध के समय अन्हिलवाड़ का एक युद्ध हो रहा था। उस समय 1197 ईस्वी में अपने मालिक से अनुमति लेकर कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीदा था। अपने मालिक से अनुमति लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ने सर-ए-जहांदार शाही अंगरक्षक का प्रधान नियुक्त कर दिया। इनको एक पद दे दिया इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ने सर-ए-जहांदार का पद है जो शाही अंगरक्षक का प्रधान, इनको नियुक्त कर दिया। इसके बाद कुछ समय पश्चात
आमिर शिकार का पद दे दिया। इल्तुतमिश की महत्ता बढ़ती गई, उसको अब आमिर शिकार का पद भी मिल गया था। ग्वालियर पर अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश को ग्वालियर के किले का किलेदार भी नियुक्त कर दिया गया। यह बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासन बनने के बाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करके अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करके उसे अपना दामाद बना लिया। आइए कार्य देखते हैं इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने कुतुबी वंश एवं मुइज्जी वंश के सरदारों के भय से अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों का एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा जाता है। इस संगठन को बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। इल्तुतमिश ने कुतुबी वंश एवं मुइज्जी वंश के सरदारों के भय के कारण ही अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन को बनाकर अपनी शक्ति को वह मजबूत कर लेता है, वह शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक प्रथा भी चालू की थी, इक्ता प्रथा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा यानी इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को इक्ताओं में विभाजित करके प्रत्येक इक्ताओं में इक्तेदारों की नियुक्ति कर दिया। प्राचीन काल से चली आ रही भूमिदान प्रथा एवं सामंतवादी प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया कि भूमिदान सामंतवाद अब नहीं होगा। इन्होंने इक्ता प्रथा को चालू किया था। इसके बाद यदि सैन्य व्यवस्था देखी जाए इनकी, इल्तुतमिश की तो 2 तरह की थी। एक केंद्रीय सेना थी जो हस्म ए क्लब के नाम से जानी जाती है या कल्ब ए सुल्तानी आदि नाम से जानी जाती है। जो केंद्रीय सेना है इल्तुतमिश की, वह हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रांतीय जो सेना थी, प्रांतीय सेना हस्म ए अतराफ के नाम से जाना जाता है। हस्म ए अतराफ इनकी प्रांतीय सेना थी। इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षों के प्रधान सर ए जहांदार के पद का गठन किया। इल्तुतमिश ने सर ए जहांदार एक पद था, इनका गठन किया। शाही अंगरक्षों के प्रधान थे। इसके बाद जो शाही अंगरक्षों को प्रधान होता था, शाही अंगरक्षों का प्रधान जो होता था, उन्हें केंद्र में अमीरों एवं सुल्तानों की सेना को हस्म कल्ब या कस्बे सुल्तानी कहा जाता था। इसके बाद इल्तुतमिश ने प्रांतों में भी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था। प्रांतीय सेना को हस्म ए अतराफ कहलाया, या जो प्रांतीय सेना थी। इन्होंने सिक्के भी चालू करवाया। चांदी का टका और तांबे का जीतल यह इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल। जो टका था 175 ग्राम का था और जो पीतल था इसका वजन अज्ञात है अभी तक, लेकिन जो टका है चांदी का टका या 175 ग्राम का था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने ही चालू करवाया था। अगर दोस्तों पूछा जाए शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही जारी करवाया था शुद्ध अरबी के सिक्के। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम टकसालों को नामों को सिक्कों पर अंकित करवाया और खलीफाओं के नामों को भी सिक्कों पर अंकित करवाया। सल्तनत काल में सिक्कों को जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ही था। सल्तनत काल में सिक्कों को जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक यही इल्तुतमिश था। अब इनकी देखते हैं दोस्तों न्याय व्यवस्था इनकी कैसी रही। न्याय व्यवस्था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता के अनुसार, एक मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता, इन्हीं के अनुसार इल्तुतमिश शाही महल के दोनों तरफ 2 शेर की मूर्तियाँ स्थापित करवाया था। उनके गले में घंटियाँ लटकवाया था,
जिससे न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र पहनकर घंटियों को बजा दे, सीधे सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता है। घंटा बजा करके इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की रही। इब्न बतूता ने बताया जो इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था प्रणाली शुरू की थी वह बहुत उच्च कोटि की थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शिक्षा का साहित्य। इल्तुतमिश ने शिक्षा का साहित्य। इल्तुतमिश ने शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुज्जी और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर मदरसा ए नासिरिया की स्थापना किया था। शिक्षा एवं साहित्य में भी ध्यान दिया था दोस्तों ये इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुज्जी और अपने पुत्र के नाम पर मदरसा ए नासिरिया की स्थापना किया था। उसके दरबारी इतिहासकार हैं मिनहाजुस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना भी किया था। इनका साहित्य है दोस्तों। इनके दरबारी इतिहासकार हैं मिनहाजुस सिराज ने ही फारसी भाषा में तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं स्थापत्य कला। कुतुब मीनार का निर्माण, बदाऊं में जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह, हौज शमसी की स्थापना। इनकी स्थापत्य कला में देखा जाए दोस्तों, बात की जाए कुतुबुद्दीन जो शुरू किया था, कुतुब मीनार नींव डाली थी, उसका यह निर्माण करवाया था। इसके बाद यह बदाऊं में जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह और हौज शमसी आदि को यह बनवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्य था वो पूरा यही करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाया। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1232 ईस्वी में पूर्ण करवाया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार भी करवाया तथा बदायूं में जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह और हौज शमसी नामक तालाब का भी निर्माण यही करवाया था। हौज शमसी नामक एक तालाब था, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इसके बाद दिल्ली में देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नामक स्थान पर अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नामक स्थान पर अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का भी निर्माण करवाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा गया। इल्तुतमिश ने स्वयं दिल्ली में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही दिल्ली में अपने मकबरे का निर्माण यह करवा लिया था। यह स्क्रीच शैली का बना हुआ मकबरा है। जो इल्तुतमिश ने अपने लिए स्वयं मकबरा बनवाया था वह स्क्रीच शैली का बना हुआ मकबरा है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का निर्माता शासक भी कहा जाता है। यदि इल्तुतमिश की बात की जाए तो जो मकबरा शैली है इसका निर्माता शासक भी इन्हीं को ही कहा जाता है। उसे गुम्मदों का निर्माता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। 1232-33 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात राजस्थान प्रांत में जोधपुर जिले में नागौर नामक स्थान पर अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी यह करवाया था। अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी यह करवाया था इल्तुतमिश ने। बादशाह अकबर इस दरबार से प्रभावित होकर ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बादशाह अकबर इससे प्रभावित हुए अतारकिन के किले से, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया इन्हीं को देख करके। ग्वालियर विजय के समय दिल्ली में इल्तुतमिश ने
बलबन को खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था दिल्ली में ग्वालियर विजय के समय। तो बलबन इल्तुतमिश का दास था। बलबन को अपना खास कार बना लिया इल्तुतमिश ने और कुछ समय के पश्चात चालीसा दल का सदस्य भी से नियुक्त कर दिया। इसके बाद ग्वालियर विजय के बाद चांदी के सिक्कों पर रजिया के नामों का अंकित करवाया और उसे उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा कर दिया इल्तुतमिश ने। इसके बाद जब घोषणा कर देते हैं तो देखो कि युद्ध की स्थिति बीत जाती है, क्योंकि तराइन का यह तृतीय युद्ध हो जाता है। हमने दोस्तों बताया 1192 ईस्वी, 1191-92 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध युद्ध हो गया है, जो पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच हुआ था, महमूद के गोरी के बीच हुआ था। तिथि 1215 से 16 ईस्वी, 1215-16 ईस्वी का समय था, तारीख थी। दो पक्ष थे, एक पक्ष थे यल्दौज और दूसरी तरफ थे इल्तुतमिश के बीच। परिणाम यही निकलता है कि यल्दौज की पराजय होती है, इल्तुतमिश की विजय होती है। तो इल्तुतमिश ने गजनी के शासक यल्दौज द्वारा प्रारंभ में भेजे गए छत्र और दंड को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस कार्य से यल्दौज समझ गया कि वह मेरी अधीनता स्वीकार कर लिया। इससे वह पंजाब और लाहौर पर अधिकार कर दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। वह समझ गया कि हमसे झुक गए हैं। तो तराइन नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर मार डाला और मध्य एशिया का भय इससे इल्तुतमिश को समाप्त हो गया। यल्दौज को हराया। इसके बाद कुबाचा को भी इन्होंने पराजित किया था। कुबाचा की पराजय ये 1228 ईस्वी में से भिड़े थे। यल्दौज की पराजय के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तब इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा से लाहौर को छीन लिया और लाहौर को अपने अधीन कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा को अधीनता में रहने के लिए कहा कि नासिरुद्दीन कुबाचा आप हमारे अधीन रहिए, ऐसा यह आदेश दिया। तो लेकिन कुबाचा अस्वीकार कर दिया। तो 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश उच्च पर आक्रमण कर दिया, जिससे नासिरुद्दीन कुबाचा भयभीत होकर सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इल्तुतमिश ने उच्च पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार दोनों प्रतिद्वंदी अब समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार दोस्तों ये था। तो दोस्तों इसके बाद हम मंगोल आक्रमण को देखेंगे, ये क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।